आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 यानी कि 1861 में हुआ था और 1941 यानी 1941 में वो इस जहान से कूच कर गए। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के उन महान राइटर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा बंगाली में और इंग्लिश में भी लिखा। वो जहाँ एक कवि थे वहीं एक नॉवलकार, नाटककार, एक पेंटर और एक संगीतकार भी थे। उन्होंने अपनी ही कविताओं के एक संग्रह को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और इस किताब का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि 1912 में प्रकाशित हुई और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। भारत के राष्ट्रगान को लिखने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि उनके कविता संग्रह में से ली गई एक कविता है जो कवि ने एक प्रार्थना के रूप में लिखी है। दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. इन लाइनों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरे दिल में जो आध्यात्मिकता की कमी है उस पर प्रहार करो, उसकी जड़ पर हमला करो और उसे निकाल फेंको। मेरे अंदर की इस कमी को निकाल कर मुझे ताकत दो। मुझे ताकत दो सुख या दुख को एक समान सहने की। इन लाइनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम परमात्मा को विनती करें तो हमारे दिल में जो आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी की कमी है वो दूर हो सकती है। वो परम पिता परमात्मा ही उसे दूर कर सकता है। और अगर इंसान को ये ताकत मिल जाए कि वो अपने सुखों और दुखों को एक समान सह सके तो एक आम इंसान एक महान इंसान बन सकता है। गिव मी द स्ट्रेंथ to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. इन लाइनों में टैगोर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ताकत दो कि मैं बड़े प्यार से सेवा निभा सकूं। सेवा का मतलब है कि मैं गरीबों की सेवा दिल से कर सकूं, सिर्फ दिखावे के लिए ना करूं। मुझे ऐसी शक्ति दो भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी किसी गरीब का तिरस्कार ना कर सकूं, मैं कभी किसी गरीब का दिल ना दुखा सकूं। और मुझे इतनी ताकत दो भगवान कि मैं कभी किसी अमीर के आगे घुटने ना टेक दूं, मैं उसकी ताकत के आगे झुक ना जाऊं। इंसोलेंट का मतलब होता है बुरा बर्ताव। तो इस लाइन में कवि कहते हैं कि वो कभी किसी अमीर के बुरे बर्ताव के सामने झुके ना, उसे इतनी ताकत दो। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिफल्स एंड गिव मी द स्ट्रेंथ to surrender my strength to thy will with love. इन लाइनों में टैगोर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ताकत दो कि मैं हर रोज की छोटी छोटी गैर जरूरी बातों में से अपने मन को परे रख सकूं। मुझे ऊंची सोच का मालिक बनाओ ताकि मैं इन छोटी मोटी बातों में उलझ कर ही न रह जाऊं। वो आगे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं आपकी मर्जी के आगे प्रेम सहित कुर्बान हो जाऊं, आपकी इच्छा पर समर्पित हो जाऊं।
तो इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो परमात्मा से विनतियां की हैं वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए की हैं, और हम अच्छे इंसान भी तभी बन सकते हैं जब प्रभु हम पर ऐसी कृपा करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आप देख रहे हो इंग्लिश विंग्स। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। माया एंजेलो एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। उन्होंने कविताएं, लेख, नाटक और अपनी स्वजीवनी की एक सीरीज भी लिखी है। वो एक ऐसी राइटर हैं जिन्हें 50 ऑनरेरी यूनिवर्सिटी डिग्रीज भी मिली हैं। वो पूरे संसार में काले लोगों की प्रतिनिधि के तौर पर जानी जाती हैं और वो अपनी राइटिंग्स में भी काले लोगों के बारे में ही लिखती हैं, जिनमें से एक है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इस कविता में माया एंजेलो ने बाखूबी ये दिखाया है कि किस तरह काले लोगों को दबाया जाता आ रहा है और गोरे लोग बिल्कुल आज़ादी से हर काम करने के लिए आज़ाद हैं, फ्री हैं। कविता में मेटाफर के तौर पर दो पंछियों को लिया गया है। एक है पिंजरे में बंद पंछी और एक आज़ाद पंछी। पिंजरे में बंद पंछी एक काले व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और खुली हवा में उड़ता आज़ाद पंछी एक गोरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि गोरी और काली कम्युनिटी को पेश करने के लिए दो तरह के पंछियों का इस्तेमाल किया गया है, एक पंछी जो पिंजरे में बंद है और एक जो आज़ाद पंछी है। तो आइए करते हैं इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। द फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. आजाद पंछी हवा के झोंकों पर सवार होकर समंदर की उठती गिरती लहरों पे उड़ता है और वो ऐसे उड़ता हुआ अपने पंखों को उस पानी में डुबो लेता है जो सूरज की किरणों की वजह से नारंगी रंग का लग रहा है। आजाद पंछी ऐसे उड़ रहा है जैसे आसमान उसकी अपनी जागीर हो। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. पर एक पंछी जो अपने तंग पिंजरे में बंद पड़ा है और अपने पिंजरे से बाहर अच्छी तरह देख भी नहीं सकता, वो गुस्से में है, छटपटाता है। उसके पंख बंधे हुए हैं और उसके पैरों को भी बांध दिया गया है, इसलिए वो अपना मुंह खोलता है गीत गाने के लिए। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. पिंजरे में बंद पंछी डरी हुई और कांपती हुई आवाज में उन चीजों की चाहत में गाता है जिनके बारे में उसे पता नहीं, लेकिन उसकी बड़ी देर से इच्छा है कि वो उसे मिले। और उसका ये गीत दूर पहाड़ियों की चोटियों पर भी सुना जा सकता है। ये पिंजरे में बंद पंछी आजादी के गीत गा रहा है। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. आजाद पंछी हवा के एक और झोंके के आने के बारे में सोच रहा है।
वो सोच रहा है उन हवाओं के बारे में जो पेड़ों में से गुजरती हुई जाती है। उसे ख्याल आ रहा है अपने खाने का, जो उसका इंतजार कर रहा है उस जमीन पर जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। उसे ये सब कुछ मिल रहा है और वो ऐसे उड़ रहा है जैसे ये आसमान उसकी अपनी जागीर हो। But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. पर पिंजरे में बंद पंछी अपने सपनों की कब्र पर खड़ा है, यानी कि वो जो चाहता था वो नहीं हुआ। वो जब अपने सपने में भी खुद को एक पिंजरे में बंद देखता है तो वो चीख पड़ता है, वो दर्द में है। उसके पंख बंधे हुए हैं और उसके पैरों में भी बेड़ियां हैं, इसलिए वो अपना मुंह खोलता है एक गीत गाने को। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. पिंजरे में बंद पंछी डरी हुई और कांपती हुई आवाज में उन चीजों की चाहत में गाता है जिनके बारे में उसे पता नहीं, लेकिन उसकी बड़ी देर से इच्छा है कि वो उसे मिले। और उसका ये गीत दूर पहाड़ियों की चोटियों पर भी सुना जा सकता है। ये पिंजरे में बंद पंछी आजादी के गीत गा रहा है। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हुए हैं जिनकी कविताएं इंसान को एक सही दिशा दी जाती हैं। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक ऐसी कविता है जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अपने पास रखते थे, हमेशा अपने टेबल पर इस कविता को लिख कर रखते थे और वो इसे फॉलो करने की कोशिश करते थे। ये कविता एक यात्री के बारे में है जो एक लंबा सफ़र करके थका हुआ है और एक खूबसूरत जंगल में आकर रुक जाता है। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक है जिसे वो निहार रहा है, लेकिन जल्दी ही वो चल पड़ता है अपने अगले सफ़र की ओर। तो आइए अब करते हैं स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग कविता की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आप देख रहे हैं इंग्लिश विंग्स। इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूं डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, ड्रामा और ग्रामर के कुछ टॉपिक्स जिन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूं हिंदी में, ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। Whose wood are I think I know? His house is in the village town. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. इन लाइनों में यात्री कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूँ। उसका घर इस जंगल के पास ही के गांव में है। इस जंगल के मालिक को पता भी नहीं चल पाएगा कि कोई उसके जंगल में रुका हुआ है इस बर्फ से ढके खूबसूरत मंजर को देखने के लिए। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. वो यात्री कहता है कि उसका घोड़ा
उसे वहां पर रुका हुआ देखकर कुछ अचंभित सा है। शायद उसका घोड़ा ये सोचकर हैरान था कि वो जंगल में क्यों रुका हुआ है, जिसके आसपास कोई मकान भी नहीं है सिर ढकने को। इस बहुत ही ठंडे मौसम में जब झील तक जम चुकी हो, वो यहाँ कैसे टिकेंगी, वो यहाँ कैसे रुक पाएंगे। ये साल की सबसे अंधेरी शाम थी शायद। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. इतनी ठंड में उस जंगल में रुक जाने की वजह से अचंभित वो घोड़ा अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजाता है और ये एहसास करवाने की कोशिश करता है कि कहीं इस यात्री ने यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर ली। वहाँ सिर्फ ठंडी हवा चल रही है और बर्फ पड़ रही है। इसके अलावा और कोई भी आवाज वहाँ सुनाई नहीं दे रही है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. कविता के इस आखिरी स्टैंजा में यात्री ये सोच रहा है कि बेशक ये जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत मनमोहक है, लेकिन उसे अभी बहुत सारे वादे निभाने हैं जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल सकता। उसे याद आता है कि आराम करने से पहले उसे एक लंबी दूरी तय करनी है। उसे याद आ जाता है कि आराम करना अभी उसके लिए उपयुक्त नहीं है और अभी बहुत लंबा सफ़र तय करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने वादों को पूरा करना है, और वो चल पड़ता है बिना रुके, बिना थके, मीलों सफ़र करने के लिए। Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. English Wings एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ हिंदी में ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट्स में से एक थे जिन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स प्रकाशित किए। वो एक ऐसे कवि थे जो कविता के बनावटीपन से कविता को आज़ाद करवाना चाहते थे। वो उन कवियों का विरोध करते थे जो कविता में बनावटीपन लेके आ रहे थे और उनकी कविताओं का विषय साधारण लोगों के बारे में बात करना और नेचर की बात करना था। उनकी कविताओं की भाषा बिल्कुल सिंपल है और उन्हें कुदरत के कवि के तौर पर याद किया जाता है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक ऐसी कविता है जिसमें कवि कुदरत की सुंदरता के बारे में बात करता है। वो अपने एक एक्सपीरियंस को इस कविता में पेश कर रहा है। कविता में कवि ये दिखा रहा है कि वो किसी छायादार आरामदायक जगह में बैठ के पंछियों की आवाज़ें सुन रहा है और इस आनंदमयी अवस्था में उसके मन में जो उदासी भरे ख्याल थे वो गायब हो चुके हैं। वो पंछियों का गीत सुनता हुआ कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या गा रहे हैं, लेकिन उसे यकीन है कि ये पंछी बहुत खुश हैं।
वो कहता है कि पेड़ पौधे भी उसे बहुत खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी शाखाएं हवा में खुशी से नाच रही हैं। वो आगे जाकर कुछ सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि कुदरत की योजना संसार को खुशियों से भरने की थी, लेकिन आदमी ही है जो आदमी का दुश्मन बना हुआ है और वो हर खुशी को नष्ट करता जा रहा है। तो आइए अब करते हैं इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। I heard 1,000 splendid notes while in a grove I sat reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. कवि इन लाइनों में एक दृश्य को पेश करता हुआ कहता है कि जब वो पेड़ों के झुंड के नीचे आराम कर रहा था तो उसके कानों में बहुत से पंछियों के चहचहाने की आवाज़ पड़ती है और उसका मन झूम उठता है। कवि कहता है कि इस खुशी भरे मूड ने उसके मन में उदासी भरे कुछ विचार भी पैदा कर दिए। बेशक कुदरत की गोद में होने के कारण वो खुश था, लेकिन उसके मन में उदासी भरे ख्याल इंसान की हालत के बारे में सोच कर आए थे और वो कहता है कि ये विचार इस कारण भी थे क्योंकि इंसान के दुखों भरे हालात का जिम्मेवार भी इंसान खुद ही है। To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. इन लाइनों में कवि कुदरत को एक इंसान की तरह मान रहा है। वो कहता है कि कुदरत इंसानी आत्मा को अपने दृश्यों और आवाज़ों के जरिए जोड़ती है और ये वही आत्मा है जो कवि के शरीर में भी मौजूद थी। मगर कवि उदास है कि इंसान ने ये कौन सी दिशा पकड़ ली है। वो कहता है कि इंसान ने खुद अपने साथियों की जिंदगी को दुखों भरी बना दिया है। कवि का कहने का मतलब ये है कि इंसान खुद ही मानवता के दुखों का कारण है। Through primrose tufts in that sweet bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. इन लाइनों में कवि ने फूलों को जिंदा इंसानों की तरह लिया है और वो कहता है कि उसने बाग में बहुत सारे छायादार पेड़ पौधे देखे हैं। उसने खूबसूरत फूलों को देखा और सोचा कि उनमें भी जिंदगी मौजूद थी। वो देख रहा है कि नीले रंग के पेरिविंकल फ्लावर्स एक गोल चक्कर बनाकर दूसरे फूलों के साथ लिपटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे फूलों के साथ गले मिल रहे हैं। इस दृश्य ने कवि के अंदर ये एहसास, ये विश्वास भर दिया कि कुदरत के हर फूल के अंदर एक जिंदगी है। हर इंसान की तरह हर फूल भी सांस के जरिए ही हवा का आनंद लेता है। तो इस तरह इस स्टैंजा में कवि ने इंसानी जीवन और फूलों की जिंदगी को कंपेयर किया है और वो कहता है कि फूल भी इंसानों जैसे ही होते हैं, वो भी उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. कवि वर्ड्सवर्थ कुदरत को बड़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि पंछी किस तरह उसके इर्द गिर्द खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कवि कहता है कि बेशक वो कवियों की सोच का अंदाजा नहीं लगा सका,
लेकिन पंछियों की इन हरकतों ने कवि को एक विचार दिया है, एक आश्वासन दिया है कि वो वहाँ बहुत खुश हैं। जो भी हरकत पंछी कर रहे थे वो खुशी और जोश से भरी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि पंछी और कुदरत एक सुर हैं। The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. इन लाइनों में भी कवि कुदरत की घटनाओं का वर्णन जारी रखता है। वो कहता है कि नई पैदा हुई छोटी छोटी टहनियाँ अपने पत्ते बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपने पत्ते इसलिए बिखेर रही हैं ताकि वो पर्याप्त हवा प्राप्त कर सकें। ये हरकत इस बात का प्रूफ है कि उनमें भी जान है। इस बात से कवि और भी आश्वस्त हो जाता है और भी श्योर हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि कुदरत में बहुत खुशी है। और कवि उस पेड़ों के झुंड में बैठा ये सब देख रहा है और खुश हो रहा है कुदरत की इस चाल को देखकर। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? कविता की इन आखिरी लाइंस में कवि कुदरत के साथ हुए अपने तजुर्बों से श्योर हो जाता है कि पेड़ पौधों और फूलों में भी जान है। वो ये मानकर चलता है कि कुदरत ने एक पवित्र योजना बनाई हुई है और इस योजना के अनुसार हर जिंदा प्राणी और कुदरत की चीजों में एक नजदीकी रिश्ता है। वर्ड्सवर्थ आगे कहता है कि अगर ये योजना कुदरत ने जानबूझकर बनाई है तो ये बहुत दुख देने वाली बात है कि आदमी ने आदमी का क्या बना डाला है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो आदमी खुद इस संसार के सारे दुखों का जिम्मेवार है। तो इस तरह अंत में कवि एक सीरियस नोट पर इस कविता को ख़त्म करता है और इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि वो कुदरत से दूर जाकर किस तरह दुखी है और किस तरह वो दूसरों के दुखों का कारण भी बन रहा है। तो आपको मेरी इस कविता की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings। दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी बाय मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एलिनोर एटवुड एक कवि और नॉवलकार के रूप में उभर कर सामने आई हैं, जो कि कनाडा में औरतों के हितों की बात करती हैं। वो अपनी कविताओं में मॉडर्न लाइफ के कॉम्प्लिकेटेड होने की बात करती हैं, इंसान की पदार्थवादी प्रवृत्तियां, लालच और स्वार्थीपन की निंदा करती है। तो आइए अब पढ़ते हैं इस पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। इट वॉज टेकन सम टाइम ago. At first it seems to be a smeared print, blurred lines and grey flecks blended with the paper. Then as you scan it, you see in the left hand corner
a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce, emerging, and to the right, halfway up, what ought to be a gentle slope, a small frame house. इन शुरुआती लाइंस में कवि एक फोटो को डिस्क्राइब करने से कर रही है। वो बताती है कि फोटो कुछ समय पहले ली गई थी। पहली नज़र में ये फोटो कुछ खराब सी दिखाई देती है, जिसके ऊपर कुछ धुंधली लाइनें हैं। फोटो के ऊपर कुछ धुंधले से धब्बे हैं। अगर इस फोटो को ध्यान से देखा जाए तो दाईं तरफ एक पेड़ की टहनी जैसी चीज दिखाई दे रही है। ये बैल्सम के खूबसूरत पेड़ का एक हिस्सा दिखाई देता है। बैल्सम एक सदाबहार पेड़ है जिसके पत्ते सुई जैसे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पत्ते घर से बाहर आ रहे हों। दाईं तरफ सेंटर में वहाँ एक लकड़ी का घर है जिसकी हल्की सी ढलान है। In the background there is a lake and beyond that some low hills. The photograph was taken the day after I drowned. I am in the lake, in the center of the picture, just under the surface. इन लाइनों में कवित्री कहती है कि घर के बैक साइड पे एक झील है और झील से दूर कुछ पहाड़ियां हैं। ये तस्वीर इस घर के कंप्लीट होने पर ली गई थी और इस घर की परछाई पानी में नजर आती है। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि ये परछाई एग्जैक्टली किस जगह पर पड़ती है। घर फोटो के सेंटर में है। शायद घर की परछाई भी सतह के नीचे झील में पड़ रही हो। It is difficult to say where precisely or to say how large or small I am. The effect of water on light is a distortion, but if you look long enough, eventually you'll be able to see me. मार्गरेट एटवुड इन लाइनों में कहती हैं कि फोटो को देखकर ये बताना संभव नहीं है कि घर किस जगह पर है। वो कहती है कि घर के आकार के बारे में भी कोई निश्चितता नहीं है। पानी में इसका आकार अजीब सा दिखाया गया है, पर अगर कोई घर की परछाई को अच्छी तरह से देखे तो शायद वो घर को स्पष्ट तौर पर देख सके। आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर गुरप्रीत एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विंग्स। इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ हिंदी में, ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं एक ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है नो मैन इज एन आइलैंड और इसे लिखा है मीनू मसानी ने। मीनू मसानी ऐसे राइटर्स में से हैं जिन्होंने भारत के आज़ादी संघर्ष में भी हिस्सा लिया। मीनू मसानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें शामिल थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की, लेकिन फिर जल्दी ही इसको छोड़ दिया और एक समाजवादी बन गए। वो मिश्रित आर्थिकता यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की वकालत करते थे और एक ऐसे रास्ते को अपनाने की सोच रखते थे जिससे देश का विकास हो सकता था। उनकी किताब और इंडिया बहुत मशहूर हुई और भारत की आज़ादी से पहले इस किताब को स्कूल के सिलेबस में भी लगवाया गया। तो आइए अब पढ़ते हैं मीनू मसानी का लिखा हुआ लेख नो मैन इज एन आइलैंड की समरी। ऐसे की शुरुआती लाइंस में मीनू मसानी कहते हैं कि आदमी ने हमेशा ये इच्छा की है कि वो एक वर्ल्ड यूनियन या संघ बनाए।
इंसान की हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो आज़ाद और अमीर जिंदगी जिए। वो कहते हैं कि आज का आदमी कुछ हजार साल पहले के आदमी से बहुत ज़्यादा जानता है। इंसान का ये ज्ञान सदियों के आपसी सहयोग और सहायता का नतीजा है जो लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स में रहा है। लोग बड़ी चीज़ों के लिए छोटी चीज़ों की कुर्बानी करना सीख गए हैं, जैसे कि व्यक्ति की परिवार के लिए, परिवार की समुदाय के लिए, समुदाय की देश के लिए और सारे संसार की आत्मा के लिए कुर्बानी करना इंसान सीख चुका है। और ये सब करते हुए ये बिल्कुल गारंटी नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि वो इससे पहले से भी ज़्यादा बदतर हो सकता है या बेहतर हो सकता है। राइटर कहता है कि असल में उसकी तरक्की और विकास एक चीज़ पर निर्भर करता है और वो है कि वो किस किस्म की सरकार चुनता है। मीनू मसानी आगे कहते हैं कि एक अच्छी सरकार के 2 टेस्ट हैं। कहते हैं कि पहला टेस्ट ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करवाने वाली सरकार हो। सरकार इस योग्य हो कि वो लोगों को अच्छा घर, अच्छा भोजन और ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान कर सके। अच्छी सरकार का दूसरा टेस्ट ये है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी और रिस्पेक्ट दे सके। लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी की सरकार चुन सकें। और सरकार की इस किस्म को कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, जो कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार है। ऐसी सरकार सबसे अच्छी है जो समाज के हितों और व्यक्ति की आज़ादी के दरमियान एक बढ़िया संतुलन बना के रखती है। ये राइटर कहते हैं कि सरकारों की कई किस्में हैं और ये दावा किया जाता है कि एक दूसरी से बेहतर है। किस्मों में से एक है लोकतंत्र। ये लोगों के प्रति जिम्मेवार है और लोगों द्वारा आसानी से बदली भी जा सकती है। लोकतांत्रिक सरकार के अधीन लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन और जागृति को एंजॉय करते हैं। रहने का ऊंचा लेवल और समाज के डिफरेंट वर्गों में बहुत समानता पाई जाती है। बेशक डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग हालात पाए जाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक जिंदगी के रास्ते उन लोगों की अक्लमंदी या मूर्खता पर निर्भर करते हैं जो इसको बनाने में सहायता करते हैं। दूसरी किस्म की सरकार है एक तानाशाह सरकार। इसी सरकार का लोगों की जिंदगी पर पूरा काबू होता है, कंट्रोल होता है। एक तानाशाह सरकार खुद उद्योग की मालिक होती है और इसको चलाती है और हर एक चीज की योजना बनाती है। ऐसी सरकार में सबसे ऊपर वाले व्यक्ति के हुक्म ही आखिरी शब्द माने जाते हैं और उसके विरोध का अर्थ है मौत। ऐसी सरकार दावा चाहे कोई भी कर ले, पर वो इस योग्य नहीं होती कि वो लोगों के लिए शांति और खुशहाली ला सके। समानता और सुरक्षा के नाम पर लोगों की आज़ादी छीन ली जाती है। इसलिए लोकतंत्र एक बेटर ऑप्शन है, बेशक ये कितना भी नाकाफी या निराशाजनक क्यों ना हो। हम अपने अच्छे जीवन के लिए योजना बनाते हैं, पर ये आज़ादी की कीमत चुका कर नहीं होना चाहिए। राइटर आगे कहता है कि हमें समाज को बेहतर करने के लिए इसे आगे लेकर जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अहिंसा ही एकमात्र साधन है जिससे हम अच्छे समाज की ओर बढ़ सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि इंसान अभी सच और अहिंसक तरीकों से जुड़े रहने के लिए विकसित नहीं हुआ है, वो भी सच्चे हैं। पर हमें निराश महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन में ये बात रखकर चलना होगा कि इंसानी नस्ल अभी बहुत जवान है। राइटर आगे CEM जोड़ का हवाला देते हुए कहता है कि जोड़ के अनुसार इंसानी नस्ल सिर्फ 1 महीने की ही है। अगर हम ये सोचें कि सारे जीवों का भूतकाल 100 साल का है, इस 1 महीने के दौरान सभ्यता सिर्फ 7 या 8 घंटे की ही है। जैसे पढ़ाई करके लोगों ने विनम्र रहना,
और शांति और प्यार करना सीख लिया है, वहीं वो युद्ध और हिंसा से बचना भी सीख लेगा। राइटर आगे कहता है कि जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि कोई भी आदमी एक टापू नहीं है, एक आइलैंड नहीं है। हम सब एक इंसानी परिवार के मेंबर हैं और हमारे लिए समाज के बिना जिंदगी संभव नहीं है। हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी इंसानियत को आगे ले जाने के लिए। सभ्यता की प्रक्रिया का अभी अंत नहीं हुआ है, इसको जारी रहना पड़ेगा जब तक लोग देवी देवताओं जैसे नहीं बन जाते। ये पूरी तरह असंभव नहीं है। राइटर कहता है कि आदमी की आत्मा ने सारे खतरों और रुकावटों पर काबू पाना सीख लिया है और वो कहता है कि हमें उन सारी कोशिशों के विरुद्ध इसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये वापस अपने पुरातन रास्ते पर ना चली जाए। Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings। दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन बाय त्रिपुरानेनी श्रीनिवास। त्रिपुरानेनी श्रीनिवास एक तेलुगु पोएट हैं और उन्होंने ओरिजिनली इस पोएम को तेलुगु में ही लिखा था, लेकिन इसे ट्रांसलेट किया है के दामोदर राव ने। ये पोएम उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स में से एक है और उस कलेक्शन का नाम है रहस्योद्यमम। श्रीनिवास की कविता अपनी मौलिकता, क्रांतिकारी सोच और डिफरेंट स्टाइल के लिए जानी जाती है और वो लकीर से हटकर कुछ नई बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता में। I have always doubted the distinct shade of a face on another face. I always look down upon the mirror that makes man a mere reflection. कवि इन लाइनों में खुले तौर पर इमिटेशन यानी नकल पर अपनी नापसंदगी जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि वो उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिसने किसी और का चेहरा पहना हुआ हो। ये कहने का मतलब ये है कि वो उन लोगों को पसंद नहीं करते जो दूसरों की सोच और दूसरे के काम की नकल उतारते हैं। आगे कवि कहते हैं कि नकल उतारने वाले लोग शीशे की तरह होते हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। वो उसी शीशे की तरह होते हैं जो अपने आप को नहीं दिखाता पर दूसरों की परछाई बनता है। इससे और आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं कि वो शीशे को भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि शीशा इंसान को सिर्फ एक परछाई बना देता है। उनका मानना है कि जब एक आदमी किसी और की नकल उतारता है तो वो अपना व्यक्तित्व और पहचान खो बैठता है, बस उस इंसान की परछाई बन जाता है जिसकी वो नकल उतारता है। With 20 centuries old sky as witness, filled with tears of people, amidst sobs of 7 oceans that occupy 1/3 of planet Earth, standing in the corner of this period of time, I am recreating myself once again. लाइन्स में कवि स्काई को एक अलंकार, एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो कि ऊपर से देखने वाली एक शक्ति की ओर इशारा करती है। वो कहते हैं कि ये आसमान धरती के ऊपर हो रही सारी ह्यूमन एक्टिविटीज का गवाह है। कवि अपने फिलोसॉफिकल व्यूज पेश करते हुए कहते हैं कि दुनिया के 7 समंदर इंसानियत की सिसकियों से भरे हुए हैं। वो आगे कहते हैं कि धरती के बाकी हिस्सों पर इंसान बसते हैं जिनके डरों ने आसमान को बादलों से भरा हुआ है। बेशक ये स्थिति नाजुक है लेकिन कवि निराशावादी नहीं है। वो कहते हैं कि वो अपने आप को सुधार के लिए दोबारा पैदा कर रहे हैं। कवि नए तजुर्बे करना चाहते हैं और उन्हें पुराने रिवाजों के साथ चिपके रहना अच्छा नहीं लगता।
और वो इन रिवाजों के पुराने रूपों के साथ चलने को भी पसंद नहीं करता। आई ऑलवेज लाइक्ड द सॉन्ग दैट डिफाइड टोटल कॉम्प्रिहेंशन, वेयर देयर इज स्कोप फॉर इमेजिनेशन, आई मेड अ हैबिट ऑफ रीबर्थ अगेन एंड अगेन। Isn't birth a victory over death? Aren't ideas creators? इन लाइनों में कवि कहता है कि वो उन बातों को पसंद नहीं करता जो आसानी से डिफाइन हो जाएं, परिभाषित हो जाएं। वो यहाँ कहना चाहता है कि मुश्किल बातें या मुश्किल चीजें उसे अट्रैक्ट करती हैं। इंसान ऐसी बातों को कल्पना से ही समझ सकता है। वो आगे कहता है कि वो दोबारा जन्म लेना चाहता है, बार बार पैदा होना चाहता है और अपने अंदर नई शक्तियों की तलाश करना चाहता है। असल में हर नई शक्ति की खोज ही उसके लिए एक नया जन्म है। कवि का ये मानना है कि जन्म हमेशा मौत के ऊपर जीत को दर्शाता है, इसलिए आदमी को अपने आप को दोबारा पैदा करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि वो पुराने रिवाजों से बंधा रहे। कवि का ये मानना है कि इंसान को नए और मौलिक विचारों के साथ तजर्बे करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। I never forgot the fact of a poem being repeated by scores. I always resent the affront of men echoing emptily, witnessed by 25 autumn seasons having shed many deaths and reborn yet again. Standing in the corner of this period of history, I am instructing men how to sign. लाइनों में कवि कहता है कि लोग एक ही चीज को बार बार कविताओं में दर्शाते रहते हैं, पेश करते रहते हैं। वो इस दोहराने को, इस रेपिटेशन को पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि वो इसलिए निराश है क्योंकि लोग अपनी ओरिजिनलिटी खो चुके हैं और 25 साल की उम्र में उसने ये चीज बहुत ही ध्यान से देखी है। कवि किसी पर्टिकुलर चीज के साथ बंध जाने से इनकार करता है और वो अपने आप को वर्तमान इतिहास के किसी कोने में खड़ा हुआ देखता है। वो निराशावादी नहीं है, पर वो लोगों को बताता रहता है कि वो अपने आप व्यक्तित्व और मौलिकता को संभाल के रखें। वो समझाता हुआ कहता है कि भीड़ में एक चेहरा बनना बंद करो और अपनी क्लियर पर्सनैलिटी प्रभावशाली तरीके के साथ स्थापित करो। I have never lived without a new thought. I will never rest until the mirrors are broken. I cannot love the moon with all its brilliance. Even if consumed by flames, I will embrace only the sun. लाइनों में कवि कहता है कि वो हमेशा एक नए विचार और एक नई सोच के साथ रहता है और नए विचारों के साथ तजुर्बा करना ही उसकी जिंदगी है। वो शीशों के खिलाफ है क्योंकि शीशे आदमी को एक परछाई में तब्दील कर देते हैं। वो कहता है कि वो सारे शीशे तोड़ना पसंद करेगा। वो लोगों को दूसरों की नकल उतारने से परहेज करने को कहता है और अपनी मौलिकता का विकास करने की सलाह देता है। वो खुले तौर पर ये ऐलान करता है कि वो चंद्रमा और उसकी सारी शान को प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ सूरज को ही प्यार करेगा, चाहे उसकी गर्मी और लपटें उसे खा ही क्यों ना जाएं। इसका कारण ये है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चंद्रमा एक शीशा है जो सूरज की रोशनी दिखा रहा है, जबकि सूरज के पास कभी ना खत्म होने वाली रोशनी और शक्ति है। सूरज के पास ओरिजिनलिटी है, जबकि चंद्रमा के पास ये ओरिजिनलिटी, ये मौलिकता नहीं है। चंद्रमा ने सूरज से रोशनी उधार ली है और वो सूरज की रोशनी की नकल उतारता है। अंत में कवि कहता है कि वो हर हालात में नए विचारों को ढूंढना जारी रखेगा। आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर गुरप्रीत एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विंग्स।
इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ हिंदी में ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना करियर एक असिस्टेंट सर्जन के तौर पर शुरू किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि उनका झुकाव कविता की ओर ज्यादा है, तो उन्होंने पोइट्री को ही अपना प्रोफेशन या अपना करियर चुन लिया। ये कविता उनकी एक कविता एंडिमियन में से ली गई है, जो उनकी शुरुआती कविताओं में से एक है जिसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन ना मिल पाया था, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और कविता लिखनी जारी रखी और ओड टू ए नाइटिंगेल, टू साइकी, टू अ ग्रेशियन अर्न जैसी महान कविताएं हमें पढ़ने को दी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक ऐसी कविता है जिसमें जॉन कीट्स ये बताना चाहते हैं कि एक खूबसूरत चीज हमें हमेशा के लिए खुशी दे जाती है, वो हमारी खुशी का सोर्स बन जाती है। समय बीतने से उस सुंदर चीज की खूबसूरती घटती नहीं है, इनफैक्ट वो बढ़ती रहती है। कवि इस कविता में ये कहता है कि हम धरती को प्यार इसलिए करते हैं कि हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ सुंदर देती रहती है, और जब हम उदास मूड में बैठे होते हैं तो ये खूबसूरती, ये सुंदरता हमें खुश कर जाती है, हमारी उदासी को ख़त्म कर देती है। नेचर के खूबसूरत नज़ारे, सूरज, चंद्रमा, सितारे और कुदरती आवाज़ें, फूल, फल, पौधे, ये सब हमें खुशी देते हैं, और इन खूबसूरत चीज़ों के साथ रहते रहते हम अपने दुख और तकलीफ़ों को भी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो आइए अब इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इन लाइनों में कवि कहता है कि एक सुंदर चीज खुशी का एक परमानेंट सोर्स है, एक स्थायी स्रोत है, और टाइम बीतने पर इसकी सुंदरता का असर बढ़ता रहता है। इस खूबसूरती का असर कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके उल्ट ये स्रोत हमेशा हमें खुशी और आराम देता है। आराम से कवि का मतलब है एक छायादार स्थान और मानसिक आराम। ये हमारे दिल को खुशी से सराबोर कर जाता है और हमें अच्छी सेहत, गहरी नींद और मीठे सपनों का आनंद लेने के योग्य बना देता है। ये हमारी एग्जिस्टेंस को शांतमयी और शोर रहित भी बना देता है। तो इस स्टैंजा में कवि ने एक खूबसूरत चीज का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इन लाइनों में कवि कहता है कि हम अपने जीवन के संसार को इस तरह से चिपके रहते हैं क्योंकि इस धरती पर हमें सुंदरता मिलती है, और हम इस धरती से जुड़े रहने के लिए हर रोज फूलों का एक हार बनाते हैं, और निराशाएं, अच्छे लोगों की कमी या काले दिनों के बावजूद भी हम इस धरती से जुड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत ज़्यादा बीमारी,
दुख, तकलीफ और उदासी है, पर इन चीजों में से हमें अपना रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। इन सब दुखों और तकलीफों के अलावा भी एक ऐसी सुंदर चीज इस धरती पर है जो हमें उदासी के अंधेरे से दूर कर देती है और हमारी जिंदगी को चलाती है। सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. इन लाइनों में कवि एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरह सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ों पर उगने वाली टहनियाँ, पत्ते जो नए फूट रहे हैं, हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। वो कहता है कि भेड़ों के लिए भी शानदार स्थान है उनके रेस्ट करने के लिए। नरगिस के खूबसूरत फूल भी मौजूद हैं जिनके इर्द गिर्द हरियाली है। खूबसूरत छोटी नदियाँ और नाले जो ठंडी और शांत जगह प्रदान करते हैं, हमें गर्मियों के मौसम में धूप से राहत देते हैं। इसके अलावा जंगल में कई ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और पौधे उगे हुए हैं जिनकी मीठी खुशबू हर तरफ बिखरी हुई है। कवि आगे कहता है कि इस धरती के ऊपर महान और ताकतवर इंसानों की बहादुरी भरी मौत की शानो शौकत भी शामिल है। अंत में वो कहता है कि वो कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो भी सुंदरता का ही एक हिस्सा है। अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि स्वर्ग में से हमेशा चलते रहने वाला फव्वारा धरती को लगातार सुंदरता प्रदान करता जा रहा है। आपको इस कविता की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं आपके लिए एक ऐसे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश और इसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। पर्टिकुलरली इसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारे मनों में एक वहम बैठा हुआ है कि शायद अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा या बोलूँगी तो वो गलत हो जाएगी और सामने वाला हंसेगा, लेकिन अगर इस ऐसे की एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक तरह से इंग्लिश नहीं बोलते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। अंग्रेज़ जिनकी ये मातृभाषा है वो भी इसे बोलने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इस भाषा को सीखना चाहिए और बोलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि हमें ये नहीं आ सकती। इंग्लिश बोलना किसी इंटेलिजेंस का पैरामीटर बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी भी भाषा को सीखना हमारे लिए एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि हम ग्रो कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो इस ऐसे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि अंग्रेज़ी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर रूल है और वो वैसे ही बोली जाती है जैसे उसे बोला जाना चाहिए, बल्कि हर एक देश में, हर एक स्लैंग में, हर एक वे में इंग्लिश को डिफरेंट तरीके से बोला जाता है और एक अंग्रेज़ी बोलने वाले को कई बार दूसरे के बोले हुए शब्द या सेंटेंस समझ नहीं आते हैं।
तो इस तरह किसी की भी बोली गई इंग्लिश को परफेक्ट इंग्लिश का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और ये बातें हमें समझा रहे हैं बर्नार्ड शॉ, जिन्हें नोबेल प्राइज़ ही नहीं बल्कि ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है उनके स्क्रीन प्ले के लिए। दुनिया में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें ये दोनों अवार्ड इकट्ठे मिले हों, यानी कि नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर अवार्ड जो है वो मिला हो। शॉ के अलावा बस बॉब डिलन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये दोनों इनाम एक साथ मिले हों। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रोमिनेंट इंग्लिश नाटककार हैं, साहित्यिक आलोचक यानी कि क्रिटिक हैं, एक महान वक्ता हैं और एक बहुत बड़े विद्वान हैं। 1925 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला और 1938 यानी 1938 में उनको अपने स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर भी मिला। शॉ को उनके हाजिर जवाब नाटकों के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त वक्ता भी थे। ये ऐसे स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश एक रेडियो टॉक से संबंधित है जिसे मैनहट्टन के रेडियो स्टेशन ने प्रसारित किया था। इस रेडियो टॉक में शॉ ने अंग्रेज़ी भाषा को सरल करने के पक्ष में अपने विचार दिए हैं। शॉ कहते हैं कि पढ़े लिखे और नेटिव स्पीकर्स जो हैं जिनकी भाषा अंग्रेज़ी है वो भी सही अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। उनका कहना है कि हर एक नेटिव व्यक्ति जो वहाँ का रहने वाला है जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है वो अपने ही तरीके से अंग्रेज़ी के सिंपल शब्दों को इस्तेमाल करता है। कई बार बिना ध्यान बोली टूटी फूटी अंग्रेज़ी को समझना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो नेटिव स्पीकर्स ही क्यों ना हो। शॉ हंसते हुए कहते हैं कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी को परफेक्ट अंग्रेज़ी से ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा आसानी से समझते हैं। तो इस ऐसे में ये प्रेरणा देते हैं कि हमें परफेक्शन को भूलकर इस भाषा को सीखने पर जोर देना चाहिए। ऐसे की एक्सप्लेनेशन में मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूँगा जो इन पैराग्राफ्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन। ऐसे की शुरुआत में शॉ कहते हैं कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अंग्रेज़ी भाषा के एक विदेशी स्टूडेंट हो और आप इसे अच्छी तरह बोलना सीखना चाहते हो और चाहते हो कि आपको लोग समझें जब आप अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों में जाएं, जैसे कि अमेरिका या यूके, या फिर जब आपसे कोई विदेशी मिले तो आप उससे बातचीत कर सकें। शॉ आगे कहते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स हों, लेकिन वो किसी प्रोविंशियल या कॉकनी डायलेक्ट में बोलते हों और अपने आप को अशेम्ड महसूस करते हो, उन्हें शर्म आती हो बोलने में, और वो सीखना चाहते हैं कोई करेक्ट इंग्लिश का फॉर्मूला ताकि लोग उन पर हंसे ना। वो कहते हैं कि आप जो भी हों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइडियली करेक्ट इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज़ नहीं होती। 2 अंग्रेज़ भी एक जैसी अंग्रेज़ी नहीं बोलते। वो बताते हैं कि वो उस कमेटी के मेंबर हैं जिसे बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने शुद्ध भाषा के मॉडल बनाने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन इस कमेटी में भी ऐसे कोई 2 लोग नहीं होंगे जो एक शब्द को एक ही तरीके से बोलते हों। वो यस और नो वर्ड की एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति यस या नो को भी एक ही वे में, एक ही तरीके से नहीं बोल पाता। उनके बोलने के तरीके पर वो किस देश में पैदा हुए हैं उस बात का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और ये कहना भी बेवकूफ़ी होगी कि वो सभी करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि ये बात सही है कि वो अपनी बात को अंग्रेज़ी में सही तरीके से पेश कर रहे हैं और वो अपने आप पर आते हुए कहते हैं कि शायद मैं भी उनके जैसा ही बोलता होऊंगा। आगे वो बताते हैं कि जब वो ऑडियंस को संबोधित कर रहे होते हैं तब उनके बोलने का तरीका डिफरेंट होता है, जबकि जब वो घर पे होते हैं तो उनका बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके शब्दों की सिलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होती है जब वो घर पे होते हैं और अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर उनको अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है और वो संभल कर अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो घर पे होते हैं
और ब्रेकफास्ट टेबल पे अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं। अपनी वाइफ के साथ बात करते समय वो केयरलेस हो जाते हैं और कई बारी उनकी वाइफ को कहना पड़ता है कि बोलते समय अपना सर इधर उधर मत घुमाओ या फिर ज़रा ज़ोर से बोलो ताकि मुझे समझ आए आप क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं कि वो भी इसी तरह केयरलेस है और कई बारी मुझे इससे पूछना पड़ता है क्या कहा तुमने, और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को शक हो जाता है कि शायद मैं बहरा हो गया हूँ, जो मुझे सुनाई नहीं देता कि वो क्या कह रही है। शॉ यहाँ समझाना चाहते हैं कि हम किस माहौल में हैं, किस सिचुएशन में हैं, ये बहुत मैटर करता है बोलते वक्त और शब्दों को समझते वक्त। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रेंजर किसी फैमिली के अंदर किसी की होल में से झांके और उनकी बातें सुने तो वो हैरान हो जाएगा कि अंदर लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके शब्दों का चुनाव कौन सा है और वो कैसे वे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि टाइम पूछने का तरीका भी डिफरेंट होता है घर में और बाहर। शॉ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं आप फॉरेन हियरर्स को, जो मुझे सुनने वाले हैं, क्योंकि ये रेडियो टॉक है जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप में से कोई इंग्लैंड आना चाहता है या यात्रा करना चाहता है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश को परफेक्टली मत सीखें, क्योंकि अगर इंग्लैंड में आकर आप परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे तो आपको कोई नहीं समझेगा। शॉ तो यहाँ तक कह देते हैं कि लंदन में 1000 में से 999 लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं या वो उसे बैड इंग्लिश का नाम देते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जितना बढ़िया स्पीकर अंग्रेज़ी को बोलेगा उतना ही उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। शॉ सलाह देते हैं कि अगर आप इंग्लैंड आओ तो आप एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट में बात करो और अंग्रेज़ी को बिना ग्रामर के बोलो। मुझे लगता है आपको ये बात शॉ की पसंद आई होगी, क्योंकि हम सब ग्रामर से ही डरते हैं। अगर आप इस तरीके की अंग्रेज़ी बोलोगे तो हर कोई फॉरेनर आपको समझेगा और आपकी मदद करने के लिए भी तैयार होगा। शॉ जोर देते हैं कि शब्दों को औपचारिकता के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल देते हुए वो बता रहे हैं कि अगर कोई पूछेगा कि महोदय कृपया ये बताएं कि स्टेशन का रास्ता किस तरफ है, तो शायद कोई आपका जवाब ना दे, लेकिन अगर आप थोड़े से शब्दों में पूछो कि स्टेशन कहाँ है तो शायद आपको जल्दी रास्ता पता चल जाए कि स्टेशन किस तरफ है। बर्नार्ड शॉ अंत में हमें ये समझाते हैं कि अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रामेटिकली इंग्लिश को बोलें तो हमें समझने वाले लोग कम होंगे, जबकि ब्रोकन इंग्लिश बोलने से हमें ज़्यादा लोग समझते हैं। तो हमें किसी दूसरे देश में जाने से डरना नहीं चाहिए कि शायद हमें लोग ना समझेंगे, क्योंकि हमें ग्रामेटिकली इंग्लिश नहीं आती है। इस बात को शॉ ने बड़े अच्छे तरीके से इस ऐसे में क्लियर कर दिया है कि उतनी अंग्रेज़ी आना इनफ है जिससे लोगों को समझ आ जाए कि हम उन्हें समझाना क्या चाहते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है कि उस नेटिव स्पीकर के लिए ये शर्म की बात है जो अपनी ही भाषा को समझ नहीं पा रहा है जब वो परफेक्टली बोली जा रही है या सही तरीके से बोली जा रही है। तो इस तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए इस भाषा को सीखने से और कॉन्फिडेंस के साथ इस भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें लोग समझ सकें। हमें उतनी भाषा ज़रूर आती हो ताकि हमें अपनी बात को समझाना आ जाए और लोगों को समझना आ जाए। आपको इस एसे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी एसेज, पोएम या स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूं। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड बाय चिनुआ एचेबे।
चिनुआ अचेबे एक मशहूर अफ्रीकन कवि, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उनकी किताबों को अफ्रीका ही नहीं बल्कि और बहुत सारे देशों में भी सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। उनकी राइटिंग्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड राइटिंग्स में से एक हैं। उनके नॉवल अफ्रीकन समाज में हुई तब्दीलियों के बारे में बताते हैं और वो अपनी राइटिंग्स में देश में फैले भ्रष्टाचार के बारे में लिखने से भी नहीं डरते। उनके कामों के लिए उन्हें पूरे संसार में प्रशंसा मिली और बहुत सारे इनाम, मेडल, फेलोशिप्स, अफ्रीकन साहित्य के प्रकाशन की एल्डरशिप और न जाने कितने और इनाम उन्हें हासिल हुए। लेकिन कुछ साल पहले हुए उनके एक एक्सीडेंट में उन्हें इतनी गहरी चोट लगी कि उनके शारीरिक मूवमेंट्स पर एक रोक लग गई। रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड में चिनुआ अचेबे एक रिफ्यूजी कैंप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। उस रिफ्यूजी कैंप में लोगों का बुरा हाल है, बीमारियां फैली हुई हैं और बच्चे मर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी एक माँ अपने बच्चे को संवार रही है जो कुछ ही पल में मरने वाला है। ये पूरी कविता उसी रिफ्यूजी माँ और बच्चे पर केंद्रित है। तो आइए अब पढ़ते हैं इस पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट पिक्चर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस फॉर अ सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। ये कविता की शुरुआती लाइंस हैं जिनमें कवि ये बताता है कि मैडोना की अपने बच्चे के साथ तस्वीर मदरहुड का सबसे बड़ा रूप माना जाता है और मैडोना और उसके बच्चे की तस्वीर के आगे भी इस माँ के चित्र को कोई पछाड़ नहीं सकता, जिसमें वो अपने बच्चे के प्रति प्यार की भावना से भरी हुई है, जिस बच्चे को उस माँ ने जल्दी ही खो देना है। कवि इन लाइनों में मैडोना एंड चाइल्ड, वर्जिन मैरी और क्राइस्ट के चित्र के बारे में बताता हुआ हमें समझा रहा है। लेकिन यहाँ कवि एक शरणार्थी माँ के चित्र को पेश करता है जिस माँ ने बड़े प्यार से अपने मर रहे बच्चे को पकड़ा हुआ है। और कवि यहाँ तक कह देता है कि वर्जिन मैरी के चित्र में इतनी करुणा और प्यार नहीं दिखाया गया जितना प्यार शरणार्थियों के चित्र में दिखाया गया है, जिसमें वो अपने मर रहे बच्चे का ध्यान रख रही है। The air was heavy with odors of diarrhea of unwashed children with washed out ribs and dried up bottoms struggling in labored steps behind blown empty bellies। कवि इन लाइनों में एक शरणार्थी कैंप की बहुत ही तरसयोग और खतरनाक तस्वीर पेश करता है। सारे कैंप की हवा दस्त की बदबू से भरी हुई है। माँओं ने अपने बच्चों को बार बार धोना बंद कर दिया है क्योंकि उनको बार बार दस्त हो रहे हैं। वो इतने कमज़ोर और इतने पतले हो चुके हैं कि उनके शरीर पर मुश्किल से ही मांस दिखाई देता है। उनकी पसलियाँ पिंजर की हड्डियों की तरह दिखाई दे रही हैं। वो बिल्कुल सूख चुके हैं और कुछ कदम भी नहीं चल सकते। उनके पेट सूजे हुए हैं। ये गरीबी, बीमारी और भूखमरी की एक डरावनी तस्वीर है। मोस्ट मदर्स देयर had long ceased to care, but not this one. She held a ghost smile between her teeth, and in her eyes the ghost of a mother's pride as she combed the rust-colored hair left on his skull, and then singing in her eyes began carefully to part it. इन लाइनों में कवि बताता है कि बच्चे इतनी बुरी तरह बीमार हैं कि बहुत सारी माँओं ने अपने बच्चों के बचने की उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्होंने अपने बच्चों को किस्मत पर छोड़ दिया है, पर एक माँ जिस पर कवि का ध्यान है पूरी तरह दूसरी माँओं से अलग है। उसने अभी भी अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और वो उसे प्यार कर रही है। वो एक उम्मीद में अपने बच्चे के सिर में कंघी कर रही है
बच्चे के बालों का रंग जंग की तरह है, वो रस्ट कलर के हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। कवि ने जानबूझकर हेड की जगह स्कल शब्द का प्रयोग किया है। वो स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता है कि वो बच्चा पिंजर बन चुका है। वो दृश्य जिसमें माँ अपने बच्चे के सर में कंघी कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद माँ लोरी गा रही है ताकि बच्चा शांति से सो जाए। In another life, this would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. इन लाइनों में कवि कहता है कि माँ बड़े ध्यान से अपने बच्चे के बालों को कंघी कर रही है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक सिंपल सा काम है जो हर रोज़ माएँ अपने बच्चों के साथ करती होंगी। माएँ अपने बच्चों के बाल में कंघी करती होंगी नाश्ता करने से पहले या स्कूल जाने से पहले, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक माँ अपने बच्चे के सर में कंघी कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो एक छोटी कब्र पर फूल रख रही हो। ये उस माँ का अपने बच्चे के लिए आखिरी काम था, जो कि स्कूल नहीं जा रहा था, बल्कि वो किसी दूसरे संसार की ओर रुखसत हो रहा था। आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।